शिक्षा एक ऐसा एसेंस है जो कि भविष्य को सुगंधित करता है और यहाँ बात है देश के भविष्य के सुगंधित होने की। विकसित भारत शिक्षित भारत की इस सोच के साथ आज का ये विषय जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और चंडीगढ़ स्पीक्स के आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विकसित भारत और शिक्षित भारत की सोच के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं प्रीति सक्सेना सिंह, जो कि हैं डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल चंडीगढ़ ऑफिस से। नमस्कार मैम, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब शिक्षा की बात आती है तो देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, और स्पेशली अगर हम बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें, डिफेंस से जुड़े हुए पर्सनल्स के बच्चों की एजुकेशन की बात करें, जिनकी ट्रांसफ़र भी है और जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, लेकिन परिवार के लेवल पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है बच्चों की एजुकेशन। जी, तो हम चाहते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करें हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की नींव से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझको स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन इसकी शुरुआत 1962 से हुई, जब सेकंड पे कमीशन ने रेकमेंड किया कि एक ऐसा और संगठन बनाना चाहिए जिसमें कि जो ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा जो है अनवरत चलती रहे, उनके ट्रांसफ़र्स के कारण उनकी बच्चों की शिक्षा में बाधा नहीं आए। तो उसको देखते हुए 1963-64 में 20 रेजिमेंटल स्कूल्स थे, उनको टेक ओवर किया गया और सेंट्रल स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से संस्था बनाई गई, जिसका बाद में 1967 में नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन कर दिया गया। तो नींव वहाँ से शुरू हुई। तो प्राइमरीली जब इस्टेब्लिश हुआ तब इसका मकसद यही था और अभी भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों की शिक्षा अनवरत जारी रहे। लेकिन समय के साथ साथ इसमें विस्तार हुआ। अब ऐसा नहीं है कि केवल डिफेंस पर्सनल्स के या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों को ही यहाँ प्रवेश मिलता है, बल्कि हमारे यहाँ एक प्रायोरिटी है कैटेगरीज की, जिसमें सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ के बच्चे होते हैं, फॉलोड बाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के PSUs हैं, जिनके ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ के बच्चे होते हैं। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ के बच्चों का भी एडमिशन्स होता है, फॉलोड बाय जो स्टेट गवर्नमेंट के PSUs हैं। उसके बाद यदि सीट्स रिक्त रहती हैं तो जो आम जनता है, प्राइवेट कंपनीज में लोग काम करते हैं, अपना काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके बच्चों का भी एडमिशन्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पूरा एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जहाँ के सभी सोसाइटी के, समाज के सभी हिस्सों से जो लोग आते हैं, सभी के बच्चों को एडमिशन्स मिलता है हमारे यहाँ। इनफैक्ट प्रीति मैम, हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं और इनफैक्ट जितनी स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ और प्रांगण के साथ जुड़े हैं, उसके भी जो विजुअल्स है वो भी हम अपने दर्शकों के साथ जोड़ रहे हैं। तो हम, जैसे आपने बोला कि इसका दायरा बढ़ा है, डिफेंस पर्सनल से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन स्टेट, एंड देन उसके बाद कुछ ऐसी सीट्स हैं जो कि आम लोगों के लिए भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर इसकी पूरी चेन की बात करें तो इसका जो विस्तार है, अगर भारत की बात करें तो वो कितना प्रचार है और क्या हम बाहर भी अवेलेबल हैं अगर अब्रॉड की बात करें? आज की डेट में 1254 केंद्रीय विद्यालय हैं जो ऑल ओवर इंडिया हमारी सब जगह हैं। 1254? यस। अगर आप देखें तो मेट्रो सिटी से लेकर के जो बिल्कुल दूरगामी एकदम डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस हों या इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल बॉर्डर के पास वाले एरियाज़ हों, कोई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ कहीं भी आप सोच सकते हैं वहाँ केंद्रीय विद्यालय हैं। और हमारे यहाँ 3 केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी हैं। केंद्रीय विद्यालय मॉस्को में है, तेहरान में है और काठमांडू में भी हैं। तो हम लोग विदेश में भी हैं और अपने देश में तो सब जगह हैं।
मतलब एजुकेशन की जो ना सिर्फ रिक्वायरमेंट बल्कि जो हमारा हक बनता है, उसके साथ आप दूरगामी क्षेत्रों के बच्चों को भी जोड़ रहे हैं और इनफैक्ट हर सेक्टर को जोड़ रहे हैं। जी। तो जैसे मैम आपने बिगिनिंग में एक बार इसको टच अपॉन किया था कि जो हमारा उद्देश्य है, जी। शिक्षा तो प्राइमरीली है, लेकिन अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसको लेकर कितना आप लगातार काम कर रहे हैं? जी देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। वी आर द पेस सेटर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इनफैक्ट वन ऑफ दोज जो इनका सबसे बड़ा चेन है बिल्कुल देश में। और जो भी केंद्रीय सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं शिक्षा से रिलेटेड, वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन ही उसको लागू करता है। जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जितने भी आयाम हैं वो सारे जो है हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में उनको लागू किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इससे पहले ही राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आरटी के अंतर्गत 25% रिजर्वेशन होता है, वो हम लोग के यहाँ दिया जाता है। जी। नई शिक्षा नीति में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि हमें जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर पे भी ध्यान देना है। तो हम लोग के यहाँ बाल वाटिकास भी स्टार्ट कर दी गई हैं। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 मीन्स 3 साल से बच्चों का एडमिशन होकर के 5 साल तक जो अर्ली वो बाल वाटिका में रहते हैं। बाल वाटिका में, उसके बाद क्लास 1 और 2 जो फाउंडेशनल स्टेज 6 साल से उम्र की है। तो हम लोग ये शिक्षा नीति का जो ये पहलू है इसको भी हम लोगों ने लागू कर दिया है। ठीक है। इसके बाद जहाँ तक हम बात करें कि अगर हम बात करें कि सारे बच्चों को शिक्षा देने की बात करें तो हम लोग के यहाँ जो शिक्षा प्रणाली जो लागू है, जैसे मैंने कहा कि समाज के हर वर्ग के जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी एडमिशन पॉलिसी में, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति के बच्चे हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे हों, तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी का एडमिशन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़ ऑफ एडमिशन्स होता है। और मातृभाषा को लेकर जी हम लोग के यहाँ जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात है वो भी हम लोग के यहाँ पहले से ही लागू है। देखिए, हम लोग के यहाँ अंग्रेज़ी और हिंदी बाइलिंगुअल मीडियम में पढ़ाई होती है। क्लास 6 से 8 तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। और जहाँ पे मातृभाषा की बात है तो जहाँ पे भी इसकी डिमांड है वहाँ इन स्कूलों में मातृभाषा भी पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे चंडीगढ़ क्षेत्र जिसके अंतर्गत पंजाब आता है, तो बहुत सारे स्कूल्स में पंजाबी भाषा भी पढ़ाई जाती है हम लोग के यहाँ। तो मैम, क्या ये सारी चीज़ें पहले से ही केंद्रीय विद्यालय संगठन फॉलो कर रहा है या फिर जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई उसके बाद से ये देखिए 3 लैंग्वेज वाली बात तो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश जी। और पहले से भी यह है कि अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, 15 या 20 बच्चे अगर ऑप्ट करते हैं जिस भाषा के लिए, तो उस भाषा की पढ़ाई हम लोग के यहाँ शुरू करा दी जाती है। तो अब मातृभाषा पे फोकस है। प्राइमरी के बच्चों को मदर टंग में पढ़ाई की बात है तो हम लोग काफ़ी फोकस उस पर भी देते हैं हिंदी में, क्योंकि हम लोग के बच्चे नॉर्मली ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ के बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश ऐसी हैं जो हर स्टेट में उनको एक कॉमन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलता रहेगा और जो उनकी चॉइस की भाषा है वो उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हम लोग के यहाँ इस तरीके से है। प्रीति मैम, जैसे आपने बताया कि ये संगठन इतना मजबूत है, इतना बड़ा है, 1200 से ज़्यादा तो ब्रांचेज ही हैं, तो इसको लेकर जो विश्वास भरोसा है वो बहुत सुदृढ़ हुआ है और यही हमको जान रहे हैं अपनी कुछ लोगों के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। जी, इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। बच्चे वहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को लेके बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत करवाई जाती हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के विकास के लिए और एक बच्चे को प्रगति के हिसाब से सोचने के लिए। देश के प्रति अगर हम उनको मॉरल वैल्यूज़ में कुछ देश के प्रति बात बताएं, मॉरल वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस है। जब सेंट्रल नीति आई तो सारे सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर फोकस किया गया और उसके कारण हर एक का ग्रोथ अच्छा हुआ। तो इसलिए सेंट्रल का तो नीति होनी ही चाहिए
और इवन कोई भी चीज़ जब सेंट्रलाइज होती है तो उसका तो बेनिफिट होता है। इससे बलात्कार, इससे मॉलेस्टेशन या इससे जो लड़कियों के प्रति लड़कों की जो भावना रहती है उसके अंदर बहुत सुधार आ सकता है। तो मुझे लगता है केंद्रीय विद्यालय का योगदान जो है ये कह सकते हैं कि आजकल एकदम परफेक्ट चल रहा है और जिस तरह से समाज का उन्नति हो सके अपना योगदान दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा की फैक्टर है जिसके साथ बहुत ज़्यादा हमें जोड़ा है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि हर केंद्रीय विद्यालय, प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय अपने आप में एक छोटा इंडिया है, मिनी इंडिया है। हमारे हर केंद्रीय विद्यालय में आपको भारत के हर कोने से विद्यार्थी मिल जाएंगे और जब आप उन बच्चों से बात करेंगे तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये बंगाल का है, कि असम का है, कि तमिलनाडु का है, क्योंकि बच्चों में इंडियन होने की जो भावना है भारतीयता वो की बहुत भावना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो हमारा फोकस है, जो डायरेक्शन एजुकेशन का, उस पे भारतीयता पे ही ज़्यादा जोर है। ठीक तो है, क्या मैम ऐसा अब्रॉड के जो 3 स्कूल हैं वहाँ पर भी ऐसा ही है? वहाँ पे भी ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन है वो सब जगह सेम है, तीनों जगह, चाहे अब्रॉड हो चाहे इंडिया हो। ठीक है, तो जो हमारे देखिए हम लोग के यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी लंच एक प्रोग्राम होता है प्राइमरी के बच्चों में। तो बच्चे अपने अपने घरों से खाना लेकर के आते हैं, जो उनका अपना खाना है, सब बैठ करके मिल करके बांट करके वो खाना खाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग के यहाँ एक प्रोग्राम होता है ग्रैंड पेरेंट्स डे, वहाँ पे बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को साथ में लेकर के आते हैं, तो वो उनका जो जुड़ाव है परिवार के साथ उसको सुदृढ़ करता है। जो हमारे यहाँ जो भी ये प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, जनजातीय गौरव दिवस हुआ, वीर बालक दिवस हुआ, इस तरीके के बहुत सारे हम लोग के यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं। यानी कि धार्मिक मूल्यों से लेकर नैतिक मूल्यों से लेकर राष्ट्रीयता से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमें एक अच्छी अपब्रिंगिंग में ज़रूरी हैं, जो कि हमें खुद अपने आप में एक भारत बनाती हैं, उसके साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन। देखिए आपने मूल्यों की बात करी, तो हम लोग के यहाँ एक प्रोग्राम चलता है अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम। ठीक है, उसमें उसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिसमें बच्चे ये जो नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, लाइफ स्किल्स हैं जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, ये सब बच्चे जो हैं इम्बाइब करते हैं अपने एक्टिविटीज़ के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकल क्लासेस लेते हैं और कोई एक तरह से भाषणबाजी करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे खुद उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि वो खुद समझें और उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ अपने आप पनपें। यानी कि इम्प्लीमेंट करने का भी जो प्रोसेस है उसके साथ भी जोड़ रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ढालें। जैसे एक बीच में किसी ने शेयर किया था कि वुमेन रिस्पेक्ट को लेकर, है ना, ताकि किसी भी तरीके के जो जघन्य अपराध महिलाओं से जुड़े हुए हैं उसके विषय में भी अवेयर किया जाता है कि क्या गलत है जो हमारे नैतिक मूल्यों में आता है। जी देखिए, हम लोग के यहाँ देखिए चाहे बच्चियों की बात हो चाहे महिलाओं की बात, क्योंकि सिर्फ कन्याओं के एजुकेशन की बात नहीं है, बेटी पढ़ाओ की भी नहीं बात, उसके साथ बेटी बचाओ की भी बात सोच। जी जी, देखिए तो हम लोग के यहाँ एक एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम होता है, किशोर शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को, बालकों को भी, बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाती है। जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, क्या चेंजेस हमें आ रहे होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है और एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या लिमिट्स होती हैं, क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, फिजिकल चेंजेस के बारे में भी बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चियों को हम लोग के यहाँ सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और जो पीएम श्री योजना जो लागू की गई है उसके अंतर्गत सारे विद्यालयों में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी दी जा रही है। महिलाओं की बात करें, कार्यस्थल पे जो उनके साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो, तो एक होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ये हर विद्यालय में ये होती है, क्षेत्रीय स्तर पे भी होती है और हेडक्वार्टर लेवल पे भी बनी हुई है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वहाँ पे शिकायत दर्ज करा के उसकी पूरी जांच होती है। ठीक है, इसके अलावा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं सभी टीचर्स के लिए भी, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए भी, कि सबको अपनी हदें मालूम हो और सबके साथ एक
अच्छा व्यवहार हो, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस तरीके से चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चियां हों, हम लोग के यहाँ हम लोग सब तरीके से ये इंश्योर करते हैं कि वो सेफ़ रहें और उन्हें अपनी सेफ्टी करनी भी आए। जैसे आपने बताया कि गर्ल्स को लेकर इनफैक्ट जेंडर न्यूट्रल होकर भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिखा रहे हैं। जी। ऐसी एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था कोविड-19 के दौरान, जी। जिसको पूरी दुनिया ने विटनेस किया, लेकिन यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उसका भी मुकाबला किया, क्योंकि वो ऐसी चीज़ थी जिसके लिए कुछ प्रिडिक्शन नहीं था। तो उसकी तैयारी कैसे की, और बिना तैयारी के भी, बिना अनुभव के भी इतने अच्छे से इतने बड़े लेवल पर चीज़ें हैंडल करना, किस तरीके की आपकी एक नीति रही इसको लेकर? जी, देखिए जो कोविड आया वो तो सबके लिए एक अचंभा करने वाली चीज़ थी। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? बट आई वुड रियली सैल्यूट ऑल द टीचर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्योंकि हम में से कोई भी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। ये आपदा ऐसी थी जो वाकई में जिसने सबको हैरान परेशान करके रख दिया था। कितने सिक्लूडेड एरियाज में भी केंद्रीय विद्यालय हैं। एंड उस समय लेकिन बच्चों की शिक्षा में बाधा ना पड़े, इसीलिए सारे टीचर्स उन्हें अपने आप को स्वयं प्रिपेयर किया, घरों में रह करके अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सबने अपने आप सीखा कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस लिए जाते हैं, कैसे लिंक बनाई जाती है, कैसे बच्चों को जोड़ा जाता है। और चाहे कितने भी अपना खुद परेशानी में हो घर पे, लेकिन सभी टीचर्स ने अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया। उनको वाकई सलाम है सारे टीचर्स को। मीन्स चाहे वो नए टीचर्स हों और चाहे वो सीनियर टीचर्स हों, सभी एवरीबडी रोज टू द ओकेजन और सबने क्लासेस ली और बच्चों का होमवर्क व्हाट्सएप पे मंगाना, उसको चेक करके वापस भेजना, क्लासेस लेना, अपना खुद वीडियो बना करके डालना, यूट्यूब चैनल्स पे डालना और मतलब ब्लॉग्स बनाना, सभी टीचर्स ने अपने आप करके सीख लिया। ऑब्वियसली हम लोग के संगठन की तरफ से भी कुछ ट्रेनिंग बाद में दी जानी शुरू की गई, लेकिन इनिशियली तो टीचर्स ने अपने आप ही किया। इनफैक्ट हम अपनी स्क्रीन पर भी किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चे इनोवेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, और इसका जो एक हम कह सकते हैं कि डिपिक्शन हम अपनी स्क्रीन के जरिए भी कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें हम कर रहे हैं वो जब साथ साथ दिखाई भी देती हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है व्यूअर्स के ऊपर। जी मैम। देखिए हम लोग के यहाँ जैसे आपने शुरुआत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करी थी, उसी के अंतर्गत देखिए हमारे सारे स्कूल्स जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, जो अब्रॉड भी हैं, सभी की यहाँ लेबोरेटरीज हैं, ठीक है। वहाँ पे पीएम श्री योजना के अंतर्गत साइंस सर्किल और मैथ सर्किल भी एक क्लब्स हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। बच्चे जुड़ के खुद लर्निंग बाय डूइंग जिसे कहते हैं। इसके वीडियोस भी हमने अभी साथ साथ ही शेयर भी किए हैं। राइट, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप कहते हैं, वो सब जगह पे है। ठीक है, हम लोग के यहाँ डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। जी, आपने कहा कि कैसे जुड़े तकनीक से, तो बच्चों को जोड़ने के लिए वो भी है। हम लोग के यहाँ लैंग्वेज लैब्स हैं, जिसमें बच्चे जो हैं भाषा पे कैसे उनकी पकड़ बने, कैसे अच्छा बोलें, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स जो हैं उनकी अपग्रेड करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज लैब्स हैं। साइंस से जुड़े सारे जो है जितने भी आप क्रियाकलाप सोच सकते हैं उसको लेकर लेटेस्ट वाले हम लोग के यहाँ, जिसको आप कहते हैं ना स्टेम को बढ़ावा देना। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाता है। देखिए हम लोग के यहाँ जैसे होता है NCSC कहते हैं, नेशनल जो चाइल्ड साइंटिस्ट वाली बात होती है जहाँ पे, और राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जिसको कहते हैं वो होती है। इसके बाद जिज्ञासा कार्यक्रम होता है जो CSIR के साथ हम लोग का है। इसके बाद युविका कार्यक्रम है जो भारत सरकार का, उससे बच्चे जुड़े रहते हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स हैं हम लोग के यहाँ हैं। तो बहुत सारे एक के बाद एक इतने कार्यक्रम हैं जो कि विद्यालय स्तर पे, संकुल स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और ऑल इंडिया लेवल पे हमारे बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने स्कूल का, अपने संगठन का, अपने देश का गौरव भी बढ़ाते हैं। जैसे आपने बताया कि एजुकेशन के स्तर पर हर जानकारी के साथ, हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। अब इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि कुछ और लोगों की रिएक्शन हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि जब हम ग्रास रूट लेवल पर जाते हैं तब ज़्यादा हम कनेक्टेड हो पाते हैं। जी,
मुझे लगता है कि मॉरल वैल्यूज़ को स्कूल्स में, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय में, जिसमें बच्चों को लड़कियों के प्रति उनकी जो एम्पथी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। केंद्रीय विद्यालय की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल से करवाते हैं। उनका जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षा में मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब बदली हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे बढ़ा है क्योंकि वहाँ के सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड होते हैं, तो इससे कि सभी बच्चे हमारे प्राइवेट के बजाय वो सेंट्रल जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। तो जो सेंट्रल ने अभी लेटेस्ट शिक्षा नीति वगैरह में बदलाव किया है, इससे काफ़ी हद तक ग्लोबलाइज हुआ है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कोई भी सिलेबस में आपको डिफरेंस नहीं पड़ता क्योंकि उनके टर्म्स इतने अच्छे तरीके से प्लान्ड होते हैं कि सिलेबस मिस आउट करने की कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आती है बच्चों को। जब बातों के तमगे से हम जुड़ते हैं और अप्रिसिएशन साथ साथ हमें मिलता है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है जो कि देश के नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है, एजुकेशन के साथ जोड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रचार प्रसार और लेवल पर कॉमन लोगों के बीच में भी होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हम लोग खाली अपने आप में लिमिटेड नहीं हैं, तो हम लोग के कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स भी होते हैं विद्यालयों में। ठीक है, हम लोग के यहाँ ये सिस्टम भी है कि हम लोग एक सिस्टर स्कूल होता है कि जो आपके पड़ोस का कोई भी, चाहे वो स्टेट स्कूल हो सकता है, तहसील लेवल का स्कूल हो सकता है, रूरल लेवल का स्कूल हो सकता है, उसके हर स्कूल एक स्कूल के साथ जुड़ा होता है जिसमें आपसी आदान प्रदान होता है। वहाँ के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, इंटरमिंगल होते हैं, हमारी लेबॉरेटरीज़ वो देखते हैं, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। ठीक है, हम लोग के बच्चे जो हैं जैसे थ्रू स्काउट एंड गाइड एक्टिविटीज़ के थ्रू जो स्वच्छता अभियान है, इन सब में जाते हैं। जो कॉमन एरियाज़ है वहाँ की सफाई करना, रेलवे स्टेशन की, अपने कॉलोनीज़ की, अपने आसपास की, तो सबको जोड़ते हैं। बिल्कुल, अगर छोटे लेवल से ही बच्चे इस बारे में जानेंगे तो वो घर की स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे, आसपास की स्वच्छता का भी, नैतिक मूल्यों का भी, देश से जुड़ी पॉलिसीज का भी, और उनमें अपने आप ये जो वैल्यूज़ जो हैं उनमें इम्बाइब होती हैं। और इसके इन सारे प्रोग्राम्स में हम लोग पेरेंट्स को भी शामिल करते हैं। देखिए, PTMs होती हैं, जो स्वच्छता अभियान हमारे होते हैं, उनमें भी हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। कभी जब एक पेड़ माँ के नाम वाली शुरुआत हुई थी, तब हम पेरेंट्स स्कूल में आए। तो और जो हम लोग के एनुअल फंक्शन होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स डे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे एलुमनाई हैं, जो हमारे स्कूलों से पढ़ के निकले हुए बच्चे हैं, आज ऐसी पोजीशंस में हैं हु कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, वो भी आते हैं, वो स्कूल के साथ जुड़ते हैं। और वो जो है चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज़ हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ कोई रिसोर्सेज की बात हो, वो जुड़ करके कम्युनिटी की मदद के लिए आगे आते हैं। तो इसका, जैसे आपने कहा, प्रचार प्रसार कम्युनिटी के साथ भी हम लोग शेयर करते हैं। मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि कम्युनिटी के साथ प्रचार प्रसार है, लेकिन मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एसोसिएशन, उनके बच्चों का एसोसिएशन इसके साथ है, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जितनी बातें हमने की हैं तो बहुत सारे ऐसे देखने वाले होंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आम लोगों के लिए भी जो दायरा थोड़ा सा और बढ़े, क्योंकि जब देश के अगर ओवरऑल बढ़ोतरी की बात है तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर नंबर ऑफ हमारी पॉपुलेशन की बात करें, हम सबसे ज़्यादा हैं, तो हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े आम लोगों के भी। जैसे मैंने कहा, जो राइट टू एजुकेशन में क्लास 1 में जब एडमिशन्स होते हैं तो 25% रिजर्वेशन होता है RTE के बच्चों के लिए, जो कॉमन, मतलब जरूरी नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे हों, वो सारे तो प्राइवेट वाले बच्चे ही होते हैं। 25% वो होते हैं। और जहाँ जहाँ ऐसी जगहें भी काफ़ी हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अगर संख्या कम है, तो वहाँ पे भी जो आम पब्लिक है, जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी एडमिशन्स मिलता है। तो ऐसा मैंने कहा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी के लिए है, लेकिन खाली एक प्रायोरिटी सेट है कि अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो वो इस तरीके से उनको भरा जाएगा कि जो प्रेफरेंस होगी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, फॉलोड बाई स्टेट गवर्नमेंट, फॉलोड बाई प्राइवेट। तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो प्राइवेट जो
पर्सन्स हैं उनके बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है हम लोग के स्कूल्स में। आपने जैसे बताया कि 25% का तो है ही है, और जहाँ पर कम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो भी कॉमन लोगों को वो पोर्शन मिल जाता है। अच्छा मैम, एक मैं जल्दी से आपसे एक ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम के लगभग समापन पर पहुँच चुके हैं। फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर बहुत कुछ कर रहा है। फिटनेस की जब बात है, क्योंकि शिक्षा की बात होगी, विकसित होने की बात है, तो उसमें बहुत बड़ा कंसंट्रेशन आपने दिया है, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी है। जब फिटनेस की बात हो तो उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? फिटनेस तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट बीइंग फिट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस पर बहुत जोर दिया जाता है। हम लोग के यहाँ स्पोर्ट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पूरे करिकुलम का, हमारे पूरे बच्चों की दिनचर्या का। हर बच्चे को हर क्लास में स्पोर्ट्स पीरियड मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे बच्चे संकुल स्तर पे, विद्यालय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे जो अपने खेल हों, जैसे देशी खेल जैसे कि खो खो है, कबड्डी है, मलखम्ब है, और चाहे शूटिंग हो, चाहे आर्चरी हो, चाहे ताइक्वांडो हो, जूडो हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेशन होता है। मुझे लगता है कि इसका बहुत एक स्पेशली एक पूरा एपिसोड डेडिकेट करना चाहिए हमें फिट इंडिया की ये जो सोच के साथ, काम के साथ और मिशन के साथ जो केंद्रीय विद्यालय संगठन जोड़ रहा है। और हम चाहेंगे कि प्रीति सक्सेना मैम हम हमारे साथ उस कार्यक्रम में भी ज़रूर जुड़े, ये वादा करते हुए आप ज़रूर जाएं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन इसकी कड़ी हम आपके साथ आगे जरूर जोड़ेंगे। प्रीति सक्सेना मैम, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ रीजन से, ये आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। मैं निधि आपके साथ, आपका ये साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप इस कार्यक्रम के साथ हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा के साथ भी जुड़ेंगे, और हमारे सैटेलाइट चैनल्स के साथ जुड़कर भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।